गुड मॉर्निंग क्लास। बीए पार्ट सेकेंड पॉलिटिकल साइंस पेपर फर्स्ट प्रमुख राज्य व्यवस्थाएं यूनिट थर्ड स्विट्जरलैंड का संविधान। आज के लेक्चर का टॉपिक है स्विट्जरलैंड की संघीय सरकार। स्विस संघीय सरकार स्विस कार्यपालिका है। 1848 में निर्मित स्विस संविधान द्वारा स्थापित कार्यपालिका की दो प्रमुख विशेषताएं थी, बहुल कार्यपालिका और संसदात्मक व अध्यक्षात्मक व्यवस्थाओं का समन्वय। 1998 में स्विट्जरलैंड के लिए नवीन संविधान का निर्माण किया गया। इस संविधान द्वारा स्थापित कार्यपालिका पूर्व के संविधान द्वारा स्थापित कार्यपालिका से कुछ भिन्न है, परंतु पूर्व कार्यपालिका की इन दो सबसे प्रमुख विशेषताओं को नवीन संविधान में भी बनाए रखा गया है। 1848 में लागू किए गए संविधान में कार्यपालिका को संघीय परिषद का नाम दिया गया था तथा वर्तमान संविधान में कार्यपालिका को संघीय सरकार का नाम दिया गया है। संघीय सरकार का मूल स्वरूप वही है जो संघीय परिषद का था। स्विस कार्यपालिका बहुल कार्यपालिका है। सामान्यतया ऐसा माना जाता है कि एक निश्चित नेतृत्व के अंतर्गत ही कार्यपालिका शासन का संचालन कुशलतापूर्वक कर सकती है और इसलिए कार्यपालिका संगठन की दृष्टि से एकल होनी चाहिए। इस सामान्य धारणा के विपरीत स्विस कार्यपालिका के द्वारा सफलतापूर्वक कार्य किया जा रहा है। अब देखते हैं संघीय सरकार की रचना। नवीन संविधान के अनुच्छेद 174 से 187 तक संघीय सरकार की रचना, कार्यों तथा शक्तियों और व्यवस्थापिका के साथ इसके संबंधों का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 174 में कहा गया है, संघीय सरकार स्विस परिसंघ की उच्चतम शासकीय और कार्यपालिका सत्ता है। अनुच्छेद 175 में कहा गया है, संघीय सरकार में 7 सदस्य होंगे। संघीय सरकार के इन 7 सदस्यों का निर्वाचन संघीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में किया जाता है। योग्यताएं। संविधान में यह निश्चित किया गया है कि कोई भी स्विस नागरिक जो प्रतिनिधि सभा का सदस्य चुने जाने के योग्य है, संघीय सरकार का सदस्य चुना जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 175 में केवल इस संबंध में यह कहा गया है कि विभिन्न भौगोलिक और भाषाई क्षेत्रों को संघीय सरकार में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। इस बात के अतिरिक्त संघीय सरकार के निर्माण में दो महत्वपूर्ण परंपराएं भी स्थापित हो गई हैं। पहली परंपरा के अनुसार स्विट्जरलैंड के दो सबसे बड़े और प्रमुख कैंटन बर्न और ज्यूरिच का संघीय सरकार में सदैव ही प्रतिनिधित्व रहता है। यह विशेष स्थिति फ्रेंच भाषाभाषी कैंटन वाउद को भी प्राप्त है। दूसरी परंपरा इस संबंध में यह है कि संघीय सरकार में 4 जर्मन भाषाभाषी, 2 फ्रेंच भाषाभाषी तथा 1 इटालियन भाषाभाषी होता है। इस व्यवस्था के संबंध में विद्वान जॉन ब्राउन मेसन का कथन है कि इस तरह संतोषजनक क्षेत्रीय तथा भाषाई वितरण का आश्वासन दिया गया है। साधारणतया संघीय सरकार के सदस्य संघीय संसद के सदस्यों में से ही निर्वाचित किए जाते हैं। निर्वाचित होते ही वे संघीय संसद की सदस्यता से त्यागपत्र दे देते हैं। संघीय सरकार के सदस्य न तो कैंटन के अधीन कोई पद धारण कर सकते हैं और न ही उन्हें किसी प्रकार का व्यवसाय करने की आज्ञा है। नेक्स्ट पॉइंट है कार्यकाल। संघीय सरकार का कार्यकाल 4 वर्ष निश्चित किया गया है, परंतु इसके साथ ही यह प्रतिनिधि सभा के कार्यकाल पर निर्भर करता है। यदि इस अवधि के पूर्व स्विट्जरलैंड की संघीय संसद भंग हो जाए तो नवीन निर्वाचन के पश्चात संघीय संसद के दोनों सदन अपने संयुक्त अधिवेशन में नई संघीय सरकार चुनते हैं। मृत्यु, त्यागपत्र या अन्य किसी कारण से
यदि 4 वर्ष की अवधि के पूर्व संघीय सरकार का कोई स्थान रिक्त हो जाए तो संघीय संसद अपने अधिवेशन में शेष अवधि के लिए किसी नए व्यक्ति का चुनाव करती है। संघीय सरकार के सदस्यों के पुनर्निर्वाचन पर कोई प्रतिबंध नहीं है। संघीय सरकार के सदस्य बार बार चुन लिए जाते हैं। इसके पीछे जो कारण है वो ये है कि वे अपने अनुभव और योग्यता से देश को लाभ पहुंचा सकें। नेक्स्ट पॉइंट है वेतन, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां। संघीय सरकार के सदस्यों का वेतन संघीय संसद के द्वारा निर्धारित किया जाता है। 55 वर्ष या इससे अधिक आयु प्राप्त व्यक्तियों को यदि वे 10 वर्ष तक संघीय परिषद के सदस्य रह चुके हैं तो उन्हें निवृत्ति वेतन यानी पेंशन दिया जाता है। अपने कार्यकाल में संघीय सरकार के सभी सदस्य सैनिक सेवा से मुक्त है। उनके विरुद्ध कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। परंतु यदि संघीय सरकार के सदस्य अपनी ही इच्छा से अपना यह विशेषाधिकार समाप्त कर दें तो उनके विरुद्ध फौजदारी अभियोग चलाया जा सकता है। संघीय सरकार के सदस्यों को लगभग वे ही विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां प्राप्त है जो संघीय संसद के सदस्यों को प्राप्त होती है। नेक्स्ट पॉइंट है अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष। संघीय संसद के दोनों सदन अपनी एक संयुक्त बैठक में संघीय सरकार के सदस्यों में से ही एक अध्यक्ष तथा एक उपाध्यक्ष का 1 वर्ष के लिए चुनाव करते हैं। संघीय सरकार का अध्यक्ष ही स्विस राज्यमंडल का राष्ट्रपति कहलाता है। वह लगातार 2 वर्ष के लिए अध्यक्ष नहीं चुना जा सकता है, यद्यपि वह 1 से अधिक बार अध्यक्ष चुना जा सकता है। अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के चुनाव में ज्येष्ठता के नियम का ध्यान रखा जाता है और प्रयास यह रहता है कि क्रम से सभी सदस्यों को अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का पद प्राप्त हो जाए। इस संबंध में यह भी परंपरा स्थापित हो गई है कि उपाध्यक्ष को अगले वर्ष का अध्यक्ष चुन लिया जाता है। अब है कार्यप्रणाली। संघीय सरकार की साधारणतया सप्ताह में 2 बैठकें होती है। संघीय सरकार की कार्यवाही गुप्त होती है। संघीय सरकार के द्वारा कोई भी कार्य किया जा सके इसके लिए कम से कम 4 सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है। निर्णय के लिए उपस्थित सदस्यों का बहुमत आवश्यक है। मत हाथ उठाकर दिए जाते हैं और अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार प्राप्त है। सन 1848 के संविधान द्वारा स्थापित संघीय परिषद की कार्यवाही में सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत को नहीं अपनाया गया, परंतु नवीन संविधान में सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत है। अनुच्छेद 177 में कहा गया है कि संघीय सरकार अपने निर्णय एक सामूहिक संस्था के रूप में लेगी। अब है संघीय सरकार के कार्य और शक्तियां। नवीन स्विस संविधान के अनुच्छेद 180 से लेकर 187 में संघीय सरकार के कार्यों और शक्तियों का विस्तृत वर्णन है, जो इस प्रकार है। फर्स्ट पॉइंट है कार्यपालिका शक्तियां। संघीय सरकार स्विस राज्यमंडल की सर्वोच्च कार्यपालिका सत्ता है और इस क्षेत्र में उसकी शक्तियां बहुत व्यापक है। कार्यपालिका क्षेत्र में स्विस सरकार को जो शक्तियां प्राप्त है वो इस प्रकार है। फर्स्ट पॉइंट है सरकारी नीति का निर्धारण और जनता का सरकार से संबंध। संघीय सरकार सरकारी नीति के लक्ष्य तथा इन लक्ष्यों की प्राप्ति के साधन निर्धारित करती है। यह सरकार के कार्यों का नियोजन करती है तथा उनमें समन्वय स्थापित करती है। यह जनता को समय समय पर तथा पूर्ण रूप से अपनी गतिविधियों की जानकारी देती है और ये जानकारी केवल उस समय नहीं दी जाएगी
जबकि निजी या सार्वजनिक हित में ऐसा करना उचित नहीं हो। सेकंड पॉइंट है शासन व्यवस्था का संचालन। संघीय सरकार संघीय विधियों तथा आदेशों के अनुसार समस्त राज्यमंडल में प्रशासन को नियंत्रित करती है। स्विस संविधान के उपबंधों, संघीय संसद द्वारा निर्मित विधियों, अध्यादेशों और संघीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों को कार्यरूप प्रदान करने का दायित्व संघीय सरकार का ही पर ही है। संघीय सरकार को उन सभी पदों पर नियुक्ति करने का अधिकार प्राप्त है जिन पर नियुक्ति की शक्ति संघीय संसद, संघीय सर्वोच्च न्यायालय या अन्य किसी संघीय प्राधिकारी को प्रदान नहीं की गई है। नेक्स्ट पॉइंट है वैदेशिक संबंधों का संचालन। संघीय सरकार वैदेशिक संबंधों का संचालन करती है। यह विदेशों में स्विट्जरलैंड का प्रतिनिधित्व, विदेशों से संधियां करना तथा उन्हें स्वीकृति के लिए संघीय संसद के सम्मुख रखना, ये सब कार्य करती है। विदेशों के साथ की गई संधियों को क्रियान्वित करने का दायित्व भी संघीय सरकार पर ही है। नेक्स्ट पॉइंट है आंतरिक और बाह्य सुरक्षा। बाहरी आक्रमण से स्विट्जरलैंड की स्वतंत्रता और तटस्थता की रक्षा करना, आंतरिक क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखना, इसका दायित्व संघीय सरकार का है तथा संघीय सरकार इसके लिए जो भी कदम आवश्यक है बाहरी आक्रमण से रक्षा करना देश की और आंतरिक रूप से शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, वे सभी कदम उठा सकती है। इस हेतु संघीय सरकार सीमित समय के लिए अध्यादेश भी जारी कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है संघीय सेना पर नियंत्रण। संघीय सरकार को संघीय सेना पर नियंत्रण की शक्ति प्राप्त है। यदि संघीय संसद की बैठक न हो रही हो और सुरक्षा की दृष्टि से ऐसा करना आवश्यक हो तो संघीय सरकार स्वयं ही निर्णय लेकर सेना का प्रयोग कर सकती है। परंतु यदि 3 सप्ताह से अधिक की अवधि के लिए और सैनिकों की जो निर्धारित संख्या है उससे अधिक सैनिकों का प्रयोग करना हो तो इस पर संघीय संसद की स्वीकृति आवश्यक होती है। इसके अलावा संघीय सरकार के कुछ औपचारिक कार्य भी हैं और ये कार्य संघीय सरकार सामूहिक रूप से या इसके 2 या 3 सदस्य मिलकर करते हैं, जैसे विदेशी अतिथियों का स्वागत, राजदूतों से परिचय पत्र प्राप्त करना, राष्ट्रीय समारोहों और आयोजनों में भाग लेना आदि। अब देखते हैं विधायी शक्तियाँ। संघीय सरकार को विधायी क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण शक्तियाँ प्राप्त है। यद्यपि संघीय सरकार के सदस्य संघीय संसद के सदस्य नहीं होते, परंतु ये उनकी बैठकों में उपस्थित होते हैं और मत देने के अतिरिक्त अन्य सभी कार्यों में भाग लेते हैं। संघीय सरकार स्वेच्छा से विधानमंडल के सम्मुख विधेयक प्रस्तुत कर सकती है और संघीय संसद भी संघीय सरकार से किसी विशेष विषय पर विधेयक प्रस्तुत करने के लिए कह सकती है। व्यवहार में लगभग 95% विधेयक संघीय सरकार के द्वारा ही प्रस्तावित किए जाते हैं। संघीय सरकार को संविधान संशोधन संबंधी विधेयक प्रस्तावित करने का भी अधिकार प्राप्त है। संघीय संसद के दोनों सदनों में साधारण सदस्यों द्वारा जितने भी विधेयक प्रस्तावित किए जाते हैं उन सबको सर्वप्रथम संघीय सरकार से संबंधित सदस्यों के पास उनके विचार के लिए भेजा जाता है और उसके बाद ही संघीय संसद उन पर विचार करती है। संघीय सरकार के सदस्य किसी विषय पर यह प्रस्ताव भी कर सकते हैं कि उस पर लोक निर्णय कराया जाए। संघीय सरकार के सदस्य संघीय संसद की समितियों के विचार विमर्श में भी भाग लेकर कानून निर्माण के कार्य को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा विधायी शक्तियों के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण शक्ति है वो ये है कि संघीय सरकार को अध्यादेश जारी करने तथा प्रदत्त व्यवस्थापन की प्रणाली के अंतर्गत कानूनों को लागू करते हुए नियम बनाने का अधिकार भी प्राप्त है। संघीय सरकार के इन अध्यादेशों व नियमों की शक्ति और उनका प्रभाव
कानूनों जैसा ही होता है और न्यायालयों द्वारा भी उनको मान्यता दी जाती है। हालांकि संघीय सरकार द्वारा जारी किए गए अध्यादेश सीमित समय के लिए ही होते हैं। संघीय सरकार की इन विधायी कार्यों को ध्यान में रखते हुए विद्वान रेपार्ड ने लिखा है कि वस्तुतः और संवैधानिक धारणा के नितांत विपरीत परिषद कार्यपालिका और प्रशासनिक कार्यों के साथ साथ महत्वपूर्ण विधायी कार्य भी करती है। नेक्स्ट पॉइंट है वित्तीय शक्तियाँ। वित्तीय क्षेत्र में संघीय सरकार को महत्वपूर्ण शक्तियाँ प्राप्त है। स्विस संघ के वित्तीय प्रशासन का संचालन संघीय सरकार के द्वारा किया जाता है और अपनी इस शक्ति के अंतर्गत यह संघीय बजट का निर्माण करती है तथा उनको संघीय संसद के सामने स्वीकृति के लिए रखती है। यह संघीय सरकार के आय और व्यय का हिसाब संघीय संसद को देती है। यह राजस्व तथा अन्य कर एकत्रित करती है और संसद द्वारा स्वीकृत व्यय की निगरानी रखती है। नेक्स्ट पॉइंट है राज्य मंडल और कैंटनों के बीच संबंधों का संचालन। संविधान के अनुच्छेद 186 में कहा गया है कि संघीय सरकार राज्य मंडल और कैंटनों के बीच संबंधों का संचालन करेगी तथा कैंटनों के साथ सहयोग करेगी। संघीय सरकार को कैंटनों के प्रशासन पर कुछ अधिकार प्राप्त है, जैसे वह कैंटनों के संविधानों की क्रियान्विति की जांच करती है एवं उनके संशोधन पर स्वीकृति देती है। कैंटनों के वित्तीय, सैनिक तथा प्रशासनिक कार्यों का निरीक्षण करती है। कैंटनों की विधानसभाओं द्वारा पारित कुछ विधियों पर संघीय सरकार की स्वीकृति अनिवार्य है। लास्ट पॉइंट है संकटकालीन शक्तियाँ। 1848 में निर्मित संविधान द्वारा पूर्व संविधान की कार्यपालिका संस्था संघीय परिषद को कोई संकटकालीन शक्तियाँ प्रदान नहीं की गई थी, परंतु व्यवहार में जब कभी ऐसा हुआ कि देश में आंतरिक तथा बाहरी परिस्थितियों के कारण संकट काल उत्पन्न हुआ तो संघीय सभा ने परिषद को पूर्ण अधिकार दे दिए और संघीय परिषद ने बहुत कुछ सीमा तक अपने ही विवेक के अनुसार कार्य किया। वर्तमान संविधान भी कार्यपालिका संस्था संघीय सरकार को कोई संकटकालीन शक्तियां प्रदान नहीं करता, परंतु विगत इतिहास और व्यवहारिक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए संभावना यह है कि संकटकालीन परिस्थितियों में संघीय सरकार विशेष शक्तियों का प्रयोग करेगी। संकटकालीन परिस्थितियों का सामना व्यवस्थापिका नहीं वरन कार्यपालिका ही कर सकती है तथा कार्यपालिका संस्था संघीय सरकार संकट काल में अतिरिक्त शक्तियों का प्रयोग कर सकती है। ऐसा नितांत स्वाभाविक भी है। इस प्रकार संघीय सरकार को बहुत महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त है। पूर्व संविधान की कार्यपालिका संस्था संघीय परिषद के संबंध में लॉवेल ने लिखा था, संघीय परिषद को राष्ट्रीय घड़ी की कमानी कहा जा सकता है और ये निश्चित रूप से राष्ट्रीय शासन का संतुलन चक्र है। संघीय परिषद के संबंध में कही गई यह बात वर्तमान संविधान की कार्यपालिका संस्था संघीय सरकार पर भी पूर्ण रूप से लागू होती है। आज के लिए इतना ही। इसी के साथ धन्यवाद।